कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर की पोएम ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न को पढ़ेंगे। जैसा कि हमें ये टाइटल दिखाई दे रहा है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। ये जो पोएम है वो जॉन कीट्स ने लिखी है। किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने लिखी है। और इस टाइटल का जो मतलब है वो हम आपको बताते हैं। ओड जो होता है वो एक पोइटिक फॉर्म होती है, जैसे सोनेट, इलेजी, बैलेड, उसी तरह से ओड होता है। ऑन ए ग्रेशियन अर्न, और ग्रेशियन होता है यूनानी, और अर्न मीन्स होता है कलश। जैसे आप जानते हैं कलश होते हैं, उन पर पेंटिंग कर देते हैं, ठीक है, कलश। तो ये जो ओड है जॉन कीट्स ने लिखा था 1811 में, ठीक है, और इसको पब्लिश कराया था। ये पब्लिश हुआ था 1820 में, ये पब्लिश हुआ था। तो ये जो ओड है बहुत ही वर्ल्ड फेमस ओड है। और ये ओड कब लिखा जॉन कीट्स ने और क्यों लिखा वो मैं आपको बताती हूँ। कि एक बार जॉन कीट्स लंदन के एक म्यूजिशियन में जाते हैं और वहाँ पर ये अर्न रखा होता है। क्या रखा होता है? अर्न। अर्न मीन्स कलश। कलश रखा होता है। तो उस कलश को देख करके, उस कलश पर क्या कुछ पिक्चर्स पेंटेड होती हैं, पिक्चर्स बनी होती हैं, चित्रित होती हैं। उन पिक्चर्स को देख करके पोइट के मन में, कीट्स के मन में इमेजिनेशंस आती हैं, और उन्हीं इमेजिनेशंस पर वो इस ओड को लिख देते हैं। तो यहाँ इस स्टेंजा में पहले वो ओड से बात करते हैं, और ओड व चित्र हैं उनको देख करके वो इस पोएम को लिखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, दाउ स्टिल unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time। पहले 2 लाइन्स को समझेंगे। दाउ, तुम। दाउ किसके लिए आया है? अर्न के लिए, कलश के लिए। स्टिल, अभी भी। अनरेविस्ड का मतलब होता है पवित्र, और ब्राइड मीन्स दुल्हन, और क्वाइटनेस मीन्स शांत, ठीक है। तो अनरेविस्ड मीन्स पवित्र। पवित्र का मतलब, पवित्र दुल्हन का मतलब जिस दुल्हन को उसके पति ने अभी तक हाथ नहीं लगाया है वो पवित्र है। ऑफ क्वाइटनेस मीन्स शांत। तो तुम क्या हो अभी भी, किससे कह रहा है पोइट जॉन कीट्स? कलश से कह रहा है, अर्न से कह रहा है कि तुम अभी भी क्या हो? एक शांत अनरेविस्ड ब्राइड हो, पवित्र क्या हो? पवित्र दुल्हन हो, ठीक है। और दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। और तुम कौन हो? दाउ मीन्स तुम। फॉस्टर चाइल्ड होता है एक ऐसा बच्चा जो उसके अपने पेरेंट्स नहीं पालते, या कह लीजिए गोद लिया हुआ बच्चा, फॉस्टर चाइल्ड। ये है फॉस्टर चाइल्ड। ऑफ साइलेंस, साइलेंस मीन्स शांति के, शांत, एंड स्लो टाइम, जो समय धीरे धीरे चल रहा है उसके। तो तुम क्या हो? एक गोद लिए बच्चे हो। किसके? साइलेंस और स्लो टाइम के। ऑफ मीन्स के, बच्चे हो। किससे कह रहा है पोइट? अर्न से कह रहा है। अब देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों पंक्तियों में मेटाफर है हमारा, ठीक है। पोइटिक डिवाइस कौन सी है? मेटाफर है, क्योंकि अनरेविस्ड ब्राइड किसको बताया है पोइट ने? अर्न को बताया है, कलश को बताया है। तो पवित्र दुल्हन की तुलना किससे करी है? कलश से की है। या कलश की तुलना किससे करी है? सॉरी, अनरेविस्ड दुल्हन से। और यहाँ पर अर्न की तुलना किससे करी है? इसको समझ लो एक बार। देखो, अर्न की तुलना यहाँ पर अनरेविस्ड ब्राइड से की है, और यहाँ पर फॉस्टर चाइल्ड से की है, ठीक है। तो इन दोनों पंक्तियों में क्या है? मेटाफर है, ठीक है। आगे समझेंगे। Salvan historian who can't thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme। अब क्या कह रहा है? सैल्वन होता है एक रूरल एरिया में जो वास करता है, हिस्टोरियन, ठीक है। सैल्वन नाम का एक हिस्टोरियन, हु कांट्स का मतलब है वही कैन
दस इस प्रकार एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, ए फ्लावरी टेल का मतलब फूलों की कहानी, मोर मीन्स अधिक, स्वीटली मीन्स मधुरता से, देन मीन्स से, अवर राइम जो हमारी राइम है, राइम का मतलब ये हमारी पोएम है, ठीक है, जो पोइट ने लिखी है। तो अब पोइट कह रहा है कि सेल्वन हिस्टोरियन तुम, एक रूरल हिस्टोरियन तुम इसको, जो इस पर एक फ्लावरी टेल बनी हुई है, फूलों की कहानी बनी हुई है, ठीक है, फूलों की ये कहानी बनी हुई है, इसको तुम क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस व्यक्त कर सकते हो, कैन दस एक्सप्रेस कैसे, मोर स्वीटली अधिक मधुरता से, किससे, देन मी से अवर राइम, हमने जो अपनी पोएम को, राइम को एक्सप्रेस किया है उससे भी अधिक मधुरता से तुम क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस ए फ्लावरी टेल, एक फूलों की कहानी को, मोर अधिक, स्वीटली मीन्स मधुरता से। जॉन कीट्स कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, सेल्वन नाम के हिस्टोरियन से कह रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुई। आगे चलते हैं, पढ़ेंगे। What leaf fringed legend haunts about thy safe, of deities or mortals or of both? इन 2 लाइन्स को समझेंगे पहले। What जो, लीफ फ्रिंग्ड लीजेंड, लीफ फ्रिंग्ड, लीफ मीन्स पत्ती, फ्रिंग्ड मीन्स सजी हुई, और लीजेंड मीन्स कहानी, कहानी एक लंबी कहानी को लीजेंड कहते हैं, ठीक है। हॉन्ट्स मीन्स बनी हुई हैं, अबाउट दाई सेप तुम्हारी आकृति पर, किसकी, ऑफ डिटीज, डिटीज होते हैं देवी देवता, और मॉर्टल होते हैं, एक तो इमॉर्टल होता है, एक मॉर्टल होता है। मॉर्टल कौन होता है, जो मरता नहीं है, मॉर्टल जो मरता है, नाश्वर है, जिसका नाश हो सकता है। तो ये मॉर्टल शब्द जो यूज़ हुआ है वो मनुष्यों के लिए हुआ है, और बोथ, और दोनों की, ठीक है। अब पोइट क्या कह रहा है कि जो लीफ फ्रिंग्ड लीजेंड हैं, जो किस पर बनी हुई हैं, देखो, जो किस पर बनी हुई हैं, दाई सेप तुम्हारी आकृति पर, फूलों से सुसज्जित जो कहानी बनी हुई है, किसकी, देवी देवताओं की और मनुष्यों की, और बोथ वो दोनों की हैं, किसमें, इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्कडे। तो आर्कडे एक प्लेस का नाम है, और डेल एक घाटी है, और टेम्पे मीन्स का मतलब ये घाटी है, ये दोनों घाटियों के नाम हैं। तो इस घाटी में मतलब पोइट को उस अर्न पर कोई 2 घाटियाँ सी दिखाई दे रही हैं, जिसमें चित्र बने हुए हैं, किसके, डिटीज के और मॉर्टल्स मनुष्यों के, तो और बोथ और दोनों के। तो वो कह रहे हैं क्या ये जो तुम्हारी आकृति पर लीफ फ्रिंग्ड लीजेंड बनी हुई हैं, पत्तियों से सुसज्जित बड़ी कहानियाँ हैं, ये जो तुम्हारी आकृति पर, वो किसकी हैं, देवी देवताओं की और जानवरों की, और बोथ जो किसमें हैं, टेम्पे और डेल ऑफ आर्कडे। तो आर्कडे की जो घाटियों में ये चित्र बने हुए हैं, किसके, आदमियों के और देवताओं के। दैट मैन और गॉड आर दीज, जो मैन आदमी और देवता, आर दीज ये हैं, ठीक है, वो कौन है, देवता हैं और आदमी हैं। अब देखेंगे आगे। वॉट मेडन्स लोथ, वॉट मेड परस्यूड, दैट स्ट्रगल टू एस्केप। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में एक युवक और एक युवती की कहानी है। तो देखो, वॉट मेडन्स, जो, वॉट का मतलब जो, मेडन्स नवयुवतियाँ के लिए, यंग गर्ल्स, लोथ जो अनिच्छुक हैं, मतलब अनिच्छुक किसकी हैं, प्रेम की। वॉट जो, मेड मीन्स पागलपन, और जो मेड शब्द आया है वो आया है यंग बॉय के लिए। परस्यूड मीन्स पीछा करना। तो वॉट जो ये पागलपन से पीछा कर रहा है, पागल होकर के, किसका, मेडन का, यंग गर्ल का जो पीछा कर रहा है,
ये जैसे कि आपने देखा होगा कि जब यंग बॉय को यंग गर्ल से प्यार होता है तो उसके पीछे पीछे जाता है, तो ऐसा ही कोई चित्र अर्न पर बना हुआ है। तो पोएट उसको देखता है तो उसको लगता है कि ये यंग बॉय है, इस यंग गर्ल को प्यार करता है, उसका पीछा कर रहा है, और ये लड़की क्या है, यंग मेडन्स हैं, वो क्या है, लोथ हैं, अनिच्छुक हैं, किसकी, प्यार की, और वो क्या कर रहा है, पागलपन से परस्यूट कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। और वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, और क्या संघर्ष है जो टू एस्केप मीन्स बचने का, और वो क्या कर रही है, ऐसा लग रहा है उस चित्र को देख करके कि वो मेडन है, जो यंग गर्ल है, वो उससे बचने के लिए स्ट्रगल कर रही है, बचाव ढूंढ रही हैं अपना, संघर्ष कर रही। वॉट पाइप्स एंड टिम्बरल्स, वॉट वाइल्ड एस्टेसी। आगे देखेंगे, देखो, वॉट पाइप्स, पाइप्स मीन्स होती हैं बांसुरियाँ, एंड टिम्बल्स होते हैं वही बांध यंत्र कोई, और वॉट जो वाइल्ड मीन्स कह लीजिए असभ्य, या असभ्य शब्द मतलब तो नहीं है, और एस्टेसी होता है आनंद। तो असभ्य आनंद, असभ्य आनंद तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर मतलब है वाइल्ड से एक जंगली आनंद भी नहीं हो सकता, जैसे कि वाइल्ड और डोमेस्टिक, जैसे जंगली कोई भी चीज़ होती है तो जिससे अनकंट्रोल्ड होती है, और डोमेस्टिक हो गया तो वो चीज़ उस पर हम कंट्रोल्ड हैं, मतलब वो चीज़ कंट्रोल में है, और वाइल्ड है मतलब, तो इस शब्द का अर्थ है पूरे का, वाइल्ड एस्टेसी का मतलब है अत्यधिक खुशी, जिस खुशी पर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टू यंग बॉय एंड गर्ल की कहानी है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के एक लीजेंड है, ये कहानियाँ हैं यहाँ तक। ठीक है, किसकी, डिटीज़ की और मॉर्टल्स की। और यहाँ से क्या वो क्या कर रहा है, वॉट पाइप्स एंड टिम्बल्स, जो ये पाइप्स बांसुरियाँ एंड टिम्बल्स बांध यंत्र ये बजा रहा है, कौन, ये यंग बॉय। तो वॉट वाइल्ड एस्टेसी, तो जो इसका आनंद है वो क्या है, अनंत है। वाइल्ड एस्टेसी का मतलब है अनलिमिटेड खुशी, एस्टेसी हैप्पीनेस, प्रसन्नता, तो बहुत अनलिमिटेड खुशी महसूस हो रही है। ठीक है, आगे चलेंगे। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter, therefore ये soft pipes play on। पहले 2 लाइन्स को समझेंगे। Heard melodies, heard का मतलब सुनी हुई, जिसे सुना जा सकता है, melodies मीन्स धुनें या लय, are sweet, जो धुनें सुनी जाती हैं, जो आवाज़ें सुनी जाती हैं वो क्या होती हैं, स्वीट होती हैं। बट लेकिन दोज, वो, अनहेयर्ड, जो सुनी नहीं जाती, आर स्वीटर, और अधिक स्वीटर होती हैं। समझ में आया। देयरफॉर, इसलिए ये तुम सॉफ्ट पाइप्स, तुम मधुर बांसुरियों, प्ले ऑन, बजती रहो। मतलब जो अर्न पर वो बांसुरी बजा रहा है यंग बॉय, तो वो पोएट उनको उसको देख करके इमेजिन करता है, तो कहता है कि जो धुन बजती है, जो हमें सुनाई देती है, इस लाइन को यहाँ तक और क्लियर करो तो बिल्कुल समझ में आएगा। नॉट टू द सेंसुअल ईयर, जो नहीं बजती, नॉट टू द सेंसुअल ईयर। सेंसुअल का मतलब होता है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, हमारे 5 होते हैं, तो उसी में हमारे ईयर भी आता है, तो वो हमारा सेंसुअल ईयर के लिए नहीं बजती है। अब समझेंगे इसके भावार्थ को। तो जो मेलोडीज़ आर स्वीट, हेयर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट, सुनी हुई, जो हम अपने कान से सुन सकते हैं मेलोडीज़ को, वो तो स्वीट होती ही है, वो क्या होती है, स्वीट होती है। और दोज अनहेयर्ड, जिसे हम सुनते नहीं हैं, तो वो और भी अधिक स्वीटर होती है। वो कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ कि अर्न पर जो वो बांसुरी बजा रहा है,
तो वैसे हम अपनी यूजुअल लाइफ में किसी भी मेलोडीज़ को, किसी म्यूजिक को सुनते हैं तो वो मधुर लगता है हमें, लेकिन जो वो बांसुरी बजा रहा है अर्न पर पुरुष यंग बॉय, तो वो बांसुरी की धुन हमें सुनाई नहीं दे रही है। बट उस मेलोडीज़ को सुनने के लिए सेंसुअल ईयर की आवश्यकता नहीं है, उसको सुनने के लिए इमेजिनेशन, थॉट्स की, कल्पना की ज़रूरत है। तो पोएट उस बांसुरी की धुन को अपनी इमेजिनेशन में सुनता है। तो वही कहना देयरफॉर, इसलिए ये सॉफ्ट पाइप, तुम सॉफ्ट बांसुरियों प्ले ऑन, बजती रहो, नॉट टू द सेंसुअल ईयर, किसके लिए मत बजो, जो हमारे सेंसुअल ईयर हैं, जो हमारे क्या हैं, संवेदी कान हैं, उनके लिए मत बजो, ठीक है, नहीं बज रही हो। केवल कौन से कानों के लिए बज रही हो, जो हमारे इमेजिनेटिव कान हैं, जो हम अपनी कल्पना से उसको सोच करके, इमेजिन करके सुन रहे हैं, उनके लिए बज रही हो तुम। बट मोर एंडियर्ड, लेकिन तुम बहुत प्रिय हो, बहुत प्यारी हो। मोर मीन्स अधिक, एंडियर्ड। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। पाइप टू द स्प्लिट डिटीज ऑफ नो टोन। पाइप, पाइप यहाँ बांसुरी से सेंस नहीं है, बजने से सेंस है, यहाँ क्रिया के रूप में यूज़ हुआ है ये पाइप। टू द स्पिरिट डिटीज, स्पिरिट मीन्स आत्मा, डिटीज मीन्स वही देवता, देवी देवता, ऑफ नो टोन। तो तुम बजती हो, किसके लिए बजती हो, टू द स्पिरिट डिटीज, मतलब तुम जो बजती हो वो कानों के लिए, सेंसुअल ईयर के लिए नहीं बजती हो, आत्मा के लिए बजती हो, स्पिरिट डिटीज के लिए बजती हो, देवी देवताओं की आत्मा के लिए बजती हो, ऑफ नो टोन, क्या नो टोन वाली हो तुम में कोई टोन नहीं है। टोन का मतलब जैसे कि जो यूजुअल लाइफ में हमारा जो धुन बजती है, मेलोडी, वो नहीं है। इसको सुनने के लिए तो केवल इमेजिनेटिव ईयर्स की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए वो कह रहा है पाइप टू द स्प्लिटिटीज ऑफ नो टोन, ठीक है। आगे चलते हैं। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, दाउ कांट्स नॉट लीव दाई सॉन्ग, नॉर एवर कैन दीज ट्रीज टू बी पेयर। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट्स दाउ किस। अब देखो कह रहा है वो फेयर यूथ, सुंदर जवान, बीनीथ मीन्स नीचे, द ट्री मीन्स पेड़ के, दाउ मीन्स तुम, कांट्स कैन से सेंस है, नॉट लीव, लीव मीन्स छोड़ना, दाई मीन्स अपना, सॉन्ग मीन्स गीत। पहले इतना समझेंगे तब आगे चलेंगे, ठीक है। ये लाइन तो हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। इस लाइन को यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, ठीक। फेयर यूथ, जवान या सुंदर नवयुवक। जो नवयुवक कौन था, वही नवयुवक की बात हो रही है जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और बांसुरी बजा रहा है। बीनीथ द ट्रीज, सुंदर नवयुवक जो तुम पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, तो दाउ कांट्स नॉट लीव द सॉन्ग, तुम कभी भी क्या नहीं करोगे, कांट्स नॉट लीव, नहीं छोड़ोगे, दाई सॉन्ग, अपना गीत, तुम अपना गीत कभी नहीं छोड़ सकते, मतलब तुम हमेशा गाते रहोगे। अब पोएट क्यों, कैसे गाते रहोगे, क्योंकि वो जो गा रहा है बांसुरी पर, वो क्या है, एक चित्र में गा रहा है। तो यूजुअल लाइफ में गाएगा और बंद कर देगा। तो क्या है कि तुम क्या करोगे, कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग, तुम अपना गीत नहीं छोड़ सकते, तुम गाते रहोगे। नॉर एवर कैन दोज ट्री टू बियर, नॉर एवर और ना ही कभी, कैन दोज ट्री ये पेड़, बी बेयर नंगे होंगे, मतलब जिन पेड़ों के नीचे तुम बैठ करके बांसुरी बजा रहे हो वो पेड़ कभी भी बेयर, बेयर मीन्स नंगा होना, और नंगे पेड़ से सेंस ये है कि पेड़ पतझड़, आपने देखा होगा यूजुअल लाइफ में हमारे पेड़ जैसे जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे वैसे ऑटम ऋतु जब आती है, पतझड़, तो पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। लेकिन जो इस चित्र में पेड़ बने हुए हैं और उन पेड़ों के नीचे तुम क्या कर रहे हो, बांसुरी बजा रहे हो, तो नॉर एवर कांट्स दोज ट्री बी बेयर,
तो ये अपने पेड़ पत्ते नहीं गिराएंगे, ये पेड़ पतझड़ नहीं होंगे। आगे चलेंगे। बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट्स दाउ किस, तो बहादुर प्रेमी, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि कीट्स एक रोमांटिक पोइट थे, लव से रिलेटेड बहुत कुछ उन्होंने लिखा था, क्योंकि उन्हें प्यार में धोखा मिला था, उनकी प्रेमिका ने उन्हें छोड़ दिया था। तो बोल्ड लवर नेवर नेवर कांट्स दाउ किस, बहादुर प्रेमी नेवर नेवर कभी नहीं कांट सकते दाउ तुम किस, तुम कभी उसे किस नहीं कर सकते। किसको? वो किसका पीछा कर रहा था? एक यंग गर्ल का, नव युवती का पीछा कर रहा था। तो मतलब उस चित्र में ऐसा लग रहा है कि इसका पीछा कर रहा है। दो विनिंग नियर द गोल येट, यद्यपि विनिंग तुम जीत चुके हो, जीत गए हो, नियर द गोल येट, और नियर मीन्स पहुंच चुके हो, द गोल मीन्स लक्ष्य पर येट, और तुम अपने लक्ष्य पर पहुंच चुके हो। लेकिन लग रहा है ऐसा कि तुम अपने लक्ष्य के पास पहुंच गए हो, लेकिन नेवर कांट्स दाउ किस, लेकिन तुम उसे किस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चित्र में जहाँ तुम छपे हो, अपने जैसा लग रहा है कि तुमने अपना टारगेट तो छू लिया है, तुम अपने प्रेम लक्ष्य के पास तो पहुँच गए हो, प्रेम के पास तो पहुँच गए हो, लेकिन तुम कांट्स दाउ किस, तुम उसे किस नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या कह रहा है पोइट, देखो, डू नॉट ग्रीव, लेकिन तुम किस नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, तो डू नॉट ग्रीव, दुखी मत हो, ग्रीव मीन्स दुख होना, तो डू नॉट ग्रीव, दुखी मत हो, सी कैन नॉट फेड, वह कभी फेड नहीं होगी। फेड का मतलब होता है, आप जानते हैं, कलर उतर जाना, भद्दा पड़ जाना, लेकिन यहाँ पर सी फेड कैसे होगी, मतलब लड़की जो है वह फेड कैसे होगी, जैसे कि उम्र ढलती है तो चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाती हैं, मुरझा जाता है चेहरा, तो मतलब सुंदरता कम हो जाती है। लेकिन जो उस चित्र में चित्रित जो लड़की है वो कभी फेड नहीं होगी, मतलब वो कभी युवा बनी रहेगी, वो कभी उस पर झाइयाँ नहीं पड़ेंगी, उस पर बुढ़ापा नहीं आएगा। दो दाउ हेस्ट नॉट दाई ब्लिश, और यद्यपि दाउ तुम हैज़ नॉट दाई ब्लिस, तुम्हें हैज़ नॉट दाई ब्लिस, तुम्हें क्या है, इसी में ही बहुत अधिक, दाई ब्लिस, इसी में ही तुम्हारी ब्लिस, खुशी है, मतलब तुम्हें इसी बात से खुश होना चाहिए कि वो कभी फेड नहीं होगी। फॉर एवर बिल्ट दाउ लव, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे। हाँ चलेंगे, कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, फॉर एवर बिल्ड दाउ लव, फॉर एवर हमेशा के लिए, बिल्ट बनी रहेगी, दाउ मीन्स तुम्हारा, लव मीन्स प्रेम, वो हमेशा के लिए तुम्हारा प्रेम बनी रहेगी, मतलब तुम्हारी ही प्रेमिका बनी रहेगी। एंड और सी बी फेयर, और वो सुंदर बनी रहेगी, वो कभी कैसी नहीं होगी, फेड नहीं होगी, बूढ़ी नहीं होगी। इट मीन्स आप समझ रहे होंगे कि चित्र में चित्रित जैसी है वो वैसी ही हमेशा बनी रहेगी। ऐसी इमेजिनेशन करके उस चित्र, उस अर्ण पर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने, जॉन कीट्स ने इस पोएम को लिखा है। आगे चलेंगे, थर्ड स्टैंजा होगा ये हमारा। Ah, happy, happy was that cannot shade your leaves nor ever bid the spring adieu। यहाँ 2 लाइन्स को पहले क्लियर करेंगे। आहा हैप्पी हैप्पी बोज, आहा अरे, हैप्पी हैप्पी, कितनी खुश खुश, बोझ में शाखाएँ, मतलब वो शाखाएँ कितनी खुश हैं, कितनी प्रसन्नचित्त हैं। दैट जो, कैन नॉट शेड, शेड का मतलब है गिराना, जैसे पेड़, योर लीव्स अपनी पत्तियाँ, तो शेड जैसे आपने देखा होगा कि यूजुअल लाइफ में पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं,
और स्प्रिंग चली जाती है, लेकिन वो कह रहा है आ हैप्पी हैप्पी बोज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, कितनी कितनी खुश वो शाखाएं हैं दैट जो अपनी पत्तियां नहीं गिरा सकती, मतलब चित्र में चित्रित हैं तो कैसे गिराएंगी। तो नॉर एवर बिड, और ना ही कभी बिड अलविदा कहेंगी स्प्रिंग एड्यू, ठीक है। बिड मीन्स कहेंगी, एड्यू मीन्स अलविदा। तो और ना ही वो शाखाएं कभी स्प्रिंग सीजन को अलविदा कहेंगी। जैसे स्प्रिंग में क्या होता है, पेड़ फलते फूलते हैं, नई कोपलाएँ नई पत्तियां निकलती हैं, और ये जो पेड़ हैं इस अर्ण पर चित्रित हैं, वो कभी भी बिड स्प्रिंग एड्यू, कभी उसको अलविदा नहीं कहेंगे। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनबियरीड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू। अब वो क्या कह रहा है, देखो, हाँ, एंड हैप्पी मेडोलिस्ट अनबियर्ड, और हैप्पी मेडोलिस्ट एक प्रश्नचित संगीतकार, मेडोलिस्ट जो तुम धुन निकाल रहे हो, अनबियरीड तुम कभी भी क्या नहीं करोगे, थकोगे नहीं, बजाते रहोगे, फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग, हमेशा के लिए पाइपिंग बजाते रहोगे सॉन्ग गीतों को, फॉर एवर न्यू, और ये हमेशा नए बने रहेंगे। अब वो उस पर जो मेडोलिस्ट छपा हुआ है, जो अपनी बांसुरी को बजा करके वो गीत को गा रहा है, तो वो ये पोइट कह रहे हैं कि हैप्पी मेडोलिस्ट अनबियरीड, तुम कभी भी क्या नहीं होगे, थकोगे नहीं, और हमेशा अपनी बांसुरी से फॉर एवर, हमेशा तुम क्या करते रहोगे, अपनी बांसुरी को बजाते रहोगे, पाइपिंग सॉन्ग, ठीक है, बजाते रहोगे और गीत को गाते रहोगे। मोर हैप्पी लव, अब देखो, मोर हैप्पी अधिक, हैप्पी खुश नसीब, लव प्रेम है, मोर हैप्पी और अधिक खुश नसीब है, हैप्पी लव। अब देखो, इन लाइनों को पोइट ने कितना बढ़ा चढ़ा के हाइपरबोलिक बना दिया है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है, कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लव के मैटर में जॉन कीट्स जो थे बहुत ही संवेदनशील थे, क्योंकि उनकी लवर ने उनको धोखा दे दिया था, उनकी प्रेमिका ने उनको छोड़ दिया था उन्हें, इसलिए वो जिस व्यक्ति को प्रेम नसीब नहीं होता है, जिस व्यक्ति को जो चीज़ नहीं मिलती है, वो उस मैटर में कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील होता है। तो मोर हैप्पी लव, तो तुम्हारा जो लव है वो कितना हैप्पी लव है, मोर हैप्पी बहुत हैप्पी है, और हैप्पी लव है तुम्हारा। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एन्जॉयड, फॉर एवर हमेशा के लिए, वार्म इसमें गर्माहट बनी रहेगी, प्रेम में गर्माहट होती है, तो गर्माहट का मतलब भावनाएं, ठीक है, इस प्रेम में हमेशाएं क्या बनी रहेंगी, भावनाएं बनी रहेंगी। और एंड और स्टिल टू बी एन्जॉयड, और तुम हमेशा बी एन्जॉयड इसका आनंद लेते रहोगे, अभी तक, स्टिल का मतलब अभी तक से भी है, शांत से भी है, दो सेंस इसके निकलते हैं। तो स्टिल टू बी एन्जॉयड, और इसका तुम क्या करते रहोगे, आनंद लेते रहोगे, मतलब तुम्हारा जो प्रेम है उसका क्या होगा, उसमें गर्माहट बनी रहेगी, वार्म बनी रहेगी, गर्मी बनी रहेगी। आपने देखा होगा जब अब उस चित्र में जो चित्रित प्रेम है वो दिख रहा है कि वो हमेशा उसमें गर्माहट बनी रहेगी, और यूजुअल लाइफ में मतलब वार्म थोड़ी ख़त्म हो जाती है, शादी हो जाती है तो थोड़ी नोक झोंक परिवार में चलती है, प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी में थोड़ी और, तो वो वार्म, तुम्हारे प्रेम में जो वार्म है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, और तुम इसका एंजॉय करते रहोगे। आगे चलेंगे।
फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, और तुम हमेशा पेंटिंग करते रहोगे। फॉर एवर, पेंटिंग का मतलब पेंटिंग होती है, हाँ पेंटिंग हाँपना, वो PAINT होती है। फॉर एवर पेंटिंग, तुम क्या करते रहोगे, हाँफते रहोगे। एंड फॉर एवर यंग, और तुम हमेशा जवान बने रहोगे। क्यों जवान बने रहोगे? क्योंकि वो सीन वहीं के वहीं लॉक हो गया है, ठीक है। या हाँप रहे हो या जवान हो, वो सीन जैसा चित्रित कर दिया है उसमें वैसा ही है। तो उसे कह रहे हैं तो तुम हमेशा हाँफते रहोगे, और फॉर एवर यंग, और तुम हमेशा जवान बने रहोगे। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पासिंग, ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैसन फार अबव दैट लीव्स ए हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉइड, बर्निंग फॉरहेड एंड पार्चिंग टंग से समझेंगे। देखो, ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन, सभी सांस लेने वाले मनुष्य, पैसन मीन्स भावनाएं, सभी सांस लेने वाले ह्यूमन की जो भावनाएं हैं, फार एबव, क्या है, एबव हो, ऊपर है, होती हैं, ठीक है, इससे ऊपर होती हैं। दैट, जो लीव्स छोड़ देती हैं, हार्ट हाई सॉरोफुल, हृदय को हाई सॉरोफुल करके छोड़ देती हैं। हाई सॉरोफुल मतलब अत्यधिक दुख से भरकर छोड़ देती हैं। मतलब ह्यूमन ब्रीथिंग ह्यूमन पैसन तो ऐसी होती हैं, देखो ब्रीथिंग ह्यूमन पैसन तो ऐसी होती हैं कि किसी व्यक्ति से प्यार किया और उसका दिल तोड़ दिया। मतलब हार्ट हाई सॉरोफुल का मतलब है दिल को दुख से भर देना, मतलब दिल तोड़ देना। जैसे दिल तोड़ना, किसी से प्यार किया और प्यार करके उसे धोखा दिया और दिल को तोड़ दिया, तो क्या करते हैं, क्योंकि कीट्स के साथ ऐसा हुआ था। कीट्स की लवर ने उनको धोखा दिया था, उनको ट्यूबरक्लोसिस था, इसलिए उनसे शादी नहीं की। तो दैट लीव्स ए हार्ट हाई सॉरोफुल, तो ह्यूमन पैशंस कैसी होती हैं, दैट जो लीव्स छोड़ देती हैं, हार्ट को हाई सॉरोफुल, हार्ट को दुख से भर देती हैं। एंड क्लॉइड, और क्लॉइड का मतलब है ऊब जाना किसी भी चीज़ से। अब पोइट कह रहे हैं कि और जिन लोगों को जो प्रेम मिल जाता है, हासिल हो जाता है क्लॉइड, तो वो क्या कर लेते हैं, उस प्रेम से ऊब जाते हैं। तो ऊबने का मतलब वही है, वही नोक झोंक होना यूजुअल लाइफ में, ठीक है। तो जो ऊब जाते हैं, तो या तो वो क्या कर देते हैं, किसी के हार्ट को सॉरोफुल करके छोड़ देते हैं, या फिर जिनको जिनका प्यार मिल जाता है वो उस प्यार से ऊब जाते हैं, और क्या होती है फिर नोक झोंक, लड़ाई झगड़े। आगे चलेंगे। ए बर्निंग फॉरहेड एंड ए पार्चिंग टंग, ठीक है। बर्निंग का मतलब जलता हुआ, और फॉरहेड मीन्स माथा, तो जलता हुआ माथा, जलता हुआ माथा का मतलब सिर दर्द, टेंशन, तो वो क्या दे देते हैं, कष्ट दे देते हैं। जब ऐसा होता है ना, हार्ट हाई सॉरोफुल कर हो जाता है, तो बर्निंग फॉरहेड हो जाता है, तो क्या हो जाती है, टेंशन हो जाती है, कष्ट होता है। एंड पार्चिंग टंग, और पार्चिंग का मतलब वही शारीरिक कष्ट, टंग का मतलब जुबान। तो क्या होता है, तो एक तो टेंशन होती है, मतलब कष्ट होता है, और पार्चिंग टंग का मतलब एक शारीरिक कष्ट से ही है, सेंस, और टंग का मतलब वही अपनी जुबान से कहना सुनना, ठीक है। तो ये सब हमारी लाइफ में होता है। ह्यूमन पैशन जो कौन है, ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन ऐसी होती हैं। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम क्या हो, तुम्हारा जो वो है प्रेम है, उसमें क्या रहेगा, फॉर एवर वार्म, और तुम्हारे जो प्रेम में है वो हमेशा वार्म बनी रहेगी, और तुम हमेशा उसका आनंद लेते रहोगे। इसलिए तुम्हारा जो प्रेम है मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी लव है, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में एक सेक्रीफाइस की बात हो रही है। ये सेक्रीफाइस दिखाई दे रहा है, बलि। तो पोइट को इस अर्न पर एक ऐसा चित्र दिखाई देता है, एक पिक्चर ऐसी दिखाई देती है, उसी को डिस्क्राइब किया है इस तीसरे स्टेंजा में, चौथे स्टेंजा में पोइट ने।
तो हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस टू वॉट ग्रीन अल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट। 2 लाइन्स को क्लियर करेंगे। हु मीन्स जो, आर, दीज मीन्स ये, कमिंग आ रहे हैं, टू द सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस के लिए। सेक्रीफाइस मीन्स त्याग भी होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस है बलि, बलि करते हैं ना, लाइफ का बलिदान करते हैं, ठीक है। जैसे बकरा की बलि, बछड़ा की बलि चढ़ाते हैं, आप जानते होंगे। टू वॉट ग्रीन अल्टर, कहाँ जा रहे हैं, जो ये ग्रीन मीन्स ग्रीन कलर की, अल्टर मीन्स बेदी, मतलब बलि की बेदी, जहाँ पर बलि दी जाती है उसे अल्टर कहते हैं। तो ये कौन लोग हैं, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये कौन हैं जो कहाँ आ रहे हैं, सेक्रीफाइस, बलि के लिए, इस किस पर, ग्रीन अल्टर पर आ रहे हैं, कमिंग आ रहे हैं, ठीक है। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, किससे प्रश्न कर रहा है पोइट, मिस्टीरियस, ये रहस्यमयी, प्रीस्ट, पुजारी, ये कौन लोग हैं जो सैक्रिफाइस के लिए, बलि के लिए इस ग्रीन अल्टर की ओर आ रहे हैं। क्लियर हो गई 2 लाइन। नेक्स्ट 2 लाइन देखेंगे। लीडेस्ट दाउ दैट heifer loving at the skies and all her silken flanks with garland dressed। लीडेस्ट मीन्स ले जा रहे हैं, दाऊ तुम, दैट heifer होता है एक बछड़ा गाय का, लोविंग जो रमा रहा है, एट द स्काई आकाश की तरफ देख करके। जिस बछड़े को तुम लीडेस्ट ले जा रहे हो, दाऊ मीन्स तुम, दैट heifer उस बछड़े को, जिस बछड़े को तुम बलि के लिए ले जा रहे हो, वो लोविंग रमा रहा है, एट द स्काई आकाश की तरफ देख करके। वो बछड़ा क्या कर रहा है, आकाश की तरफ देख रहा है और देख करके वो रमा रहा है। जब किसी व्यक्ति की मौत आती है ना, तो वो अक्सर ऊपर मुंह करके आकाश की तरफ, मतलब व्यक्ति नहीं कहेंगे, जानवर ऊपर मुंह करके अक्सर रोते हैं और रमाते हैं। तो एंड ऑल हर सिल्किन फ्लैंक, और ऑल मीन्स सभी, हर मीन्स उसके, और हर ये आया है जो बछड़ा है, बछड़ा वो कौन है, फीमेल है, ठीक है। इसलिए ये जो हर शब्द आया है ना, वो किसके लिए आया है, heifer के लिए आया है। सिल्किन मीन्स सिल्क के, फ्लैंक मीन्स अंग। अब सिल्किन के अंग कैसे हैं, क्योंकि गाय के बछड़े या बकरी के बछड़े पर बाल होते हैं बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से, तो इसलिए यहाँ पोइट ने सिल्किन फ्लैंक यूज़ किया है, जो उसके सिल्किन सॉफ्ट अंग हैं। विद गार्लैंड, विद मीन्स से, गार्लैंड मीन्स फूलों की माला से, ड्रेस्ड मीन्स सजे हुए हैं, और उसके सभी सिल्किन अंग किससे, फूलों की माला से सजे हुए हैं। जब जो लोग बलि देते हैं, वो लोग बहुत ही, जिसकी बलि देते हैं, बहुत उसको सजा धजा के, पूजा पाठ करके हिसाब से बलि उसकी देते हैं। तो उस बछड़े को भी सजा के ले जाया गया है, उस पर गार्लैंड पहनाई गई हैं, फूलों की मालाएं। तो आगे चलेंगे। वॉट लिटिल टाउन बाई रिवर और सी शोर और माउंटेन बिल्ट विद ए पीसफुल सिटिडल। यहाँ 2 लाइन क्लियर करेंगे पहले। वॉट लिटिल टाउन, और जो ये छोटा सा टाउन है, नगर है, बाई रिवर साइड, जो कहाँ पर है, नदी के किनारे दिखाई दे रहा है, और सी शोर, और समुद्र के किनारे। ये छोटा सा नगर जो नदी के और समुद्र के किनारे है, और माउंटेन बिल्ट, और माउंटेन पर बिल्ट बना हुआ है, विद ए पीसफुल सिटिडल। विद मीन्स साथ, पीसफुल मीन्स शांत, और सिटिडल का मतलब होता है किला, ठीक है। एक छोटा सा लिटिल टाउन है जो कहाँ है, रिवर साइड में है और सी शोर में है, और वहीं पर क्या है, एक माउंटेन बिल्ट, एक माउंटेन के पास में, उसकी टॉप पर मान लीजिए एक पीसफुल सिटिडल है, एक शांत किला है,
शांत किला है, इज एम्प्टाइड ऑफ दिस फॉल्क। आगे चलेंगे, इज एम्प्टाइड, क्या ये एम्प्टाइड मीन्स खाली होना, एम्प्टी है वही एम्प्टाइड, ऑफ दिस फॉल्क, दिस फॉल्क, फॉल्क मीन्स होता है झुंड। अब झुंड यहाँ पर किसका बताया है पोइट ने, मनुष्य, लोग, पीपल। दिस पायस मॉर्न, इस पायस मीन्स पवित्र, मॉर्न मीन्स सुबह। ये जो किला है, ये जो टाउन है वो क्या है, एम्प्टाइड है, किससे, लोगों से खाली दिखाई दे रहा है, एम्प्टाइड। दिस फॉल्क, ये लोगों से, दिस पायस मॉर्न, इस पवित्र सुबह को, सुबह ही सुबह ये नगर क्या दिखाई दे रहा है, खाली दिखाई दे रहा है लोगों से, यहाँ कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट फॉर एवर मोर, और ये एंड लिटिल टाउन, ये छोटा सा नगर, दाई स्ट्रीट, तुम्हारी ये गलियाँ, फॉर एवर मोर, हमेशा ऐसी ही, बिल साइलेंट बी, शांत बनी रहेंगी। मतलब पोइट कह रहा है कि तुम जो छोटा सा नगर हमें दिखाई दे रहे हो, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, तुम्हारे अंदर जो कोई भी मनुष्य हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम क्या बने रहोगे, तुम्हारी जो गलियां हैं अभी भी जो हमें शून्य दिखाई दे रही हैं, शून्य मतलब कोई भी साइलेंट दिखाई दे रही हैं। लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट, तुम्हारी जो गलियां अभी भी कैसी दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल शांत, साइलेंट, कोई भी उसमें वैसी ही बिल साइलेंट भी बनी रहेंगी। क्यों बनी रहेंगी, क्योंकि भाई वो चित्र है, अर्ण पर बना हुआ है, तो पोइट कह रहा है इसमें कभी भी। एंड नॉट ए सोल टू टेल वाई दाउ आर्ट डिजोलेट कैन एवर रिटर्न। अब क्या कह रहा है पोइट, एंड और नॉट ए सोल, एक आत्मा, टू टेल, बताने के लिए नहीं है कि वाई मीन्स क्यों, दाउ मीन्स तुम, आर वही आर्ट से मतलब आर, डिजोलेट तुम इतने अकेले क्यों हो। डिजोलेट का मतलब वही निर्जन या खाली कहेंगे, या अकेले, अकेले से तो नहीं होगा सेंस, निर्जन या खाली से होगा। और इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, यहाँ से देखो, नॉट ए सोल टू टेल, नॉट मीन्स नहीं, सोल मीन्स आत्मा, आत्मा का मतलब कोई भी व्यक्ति से सेंस है, कोई भी पर्सन, और कोई भी व्यक्ति इसमें ऐसा नहीं है जो ये बताए कि वाई दाउ आर डिजोलेट, तुम इतने निर्जन क्यों हो, तुम इतने खाली क्यों हो, तुम्हारे अंदर मनुष्य कोई क्यों नहीं है, और कैन एवर रिटर्न, और वो कब लौट सकते हैं, ऐसा भी कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये 4 स्टैंजा क्लियर हो गए। लास्ट हमारा स्टैंजा बचा है, पढ़ेंगे। ओ एटिक से फेयर एटीट्यूड विद ए ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर ब्रॉड। तो ओ एटिक शेप, अब जो उस पर एक शेप बनी हुई है, आकृति बनी हुई है, ओ एटिक, एटिक जो शब्द है एक एटिक आकृति, और एटिक आकृति से मतलब है, एटिक शब्द जो है वो एथेनियन से, एथेन से संबंधित है, एथेनियन, यूनानी कलाकृति या आकृति। तो ये जो एटिक शेप का मतलब है यूनानी कृति या आकृति, सीधा सीधा आप समझिए यूनानी आकृति। ठीक है, यूनानी एक आकृति उस पर बनी हुई है, किस पर, अर्ण पर। फेयर एटीट्यूड, तुम्हारी फेयर में सुंदर, साफ, एटीट्यूड में वैसे होती हैं विचारधाराएं, या कह लीजिए उसका लहजा या उसकी अदाएं। ठीक है, अरे तुम एटिक शेप मतलब वही यूनानी आकृति, तुम्हारी जो अदाएं हैं वो बहुत ही फेयर हैं, सुंदर हैं। विद ब्रेड, जो क्या है, सुसज्जित हैं, ब्रेड का मतलब जो उसमें बने हुए हैं, ब्रेड का मतलब सुसज्जित हैं, ऑफ मार्बल मैन, मार्बल के आदमी, एंड मेडन्स, नवयुवतियाँ, और ओवर ब्रॉथ मीन्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो हे एटिक शेप, तुम यूनानी आकृति, तुम्हारे ऊपर तुम जो बनी हुई हो, जिस पर तुम्हारी आकृति
बनी हुई है इस पर आदमियों की, जो मार्वल के आदमी हैं, मार्वल के आदमी और ये यंग लड़कियां जो बनी हुई हैं, उसकी जो आकृति बनी हुई है वो सुसज्जित है, बहुत ही सुंदर है, उसकी अदाएं बहुत निराली हैं। क्लियर हुआ? विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रॉडन बीड्स, और उस पर क्या दिखाई दे रहा है पोइट को? विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, और फॉरेस्ट मीन्स जंगली, ब्रांचेस मीन्स शाखाएं, और जंगली शाखाएं उस पर बनी हुई हैं। एंड द ट्रॉडन बीड्स, और ट्रॉडन मीन्स कुचले हुए, बीड्स होते हैं छोटी छोटी घास फूस जो निकल आती है खेतों में, जिसे हम खरपतवार भी कह देते हैं। आपने देखा हो कहीं चित्र सीनरी बनी हुई आपने देखी होगी, तो वहाँ पर जब चित्र बने होते हैं तो ज़मीन पर छोटी छोटी शेड्स सी दिखाई देती है, वही पोइट को दिखाई दे रही हैं शेड्स। तो ट्रॉडन बीड्स, तो तुम्हारे ऊपर क्या बने हुए? फॉरेस्ट ब्रांचेस बनी हुई हैं, और ट्रॉडन बीड्स कुचले हुए खरपतवार बने हुए हैं। दाऊ साइलेंट फॉर्म डोस्ट टीस अस आउट ऑफ थॉट, दाऊ मीन्स तुम, साइलेंट फॉर्म, और तुम बिल्कुल शांत फॉर्म में हो, बिल्कुल शांत रूप में हो, मतलब बिल्कुल शांत हो। डॉस्ट वैसे डज होता है ना, ये डज का ही ये पोइट्री का मतलब होता है। पोइट्री में, पोएम में हटके शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि पोइट्री कॉम्प्लेक्स होती है, प्रोज इजी होती है, तो पोइट्री का मतलब ही यही होता है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड को यूज़ करना। तो टीस अस आउट ऑफ थॉट, तो तुम्हारी जो ये साइलेंट फॉर्म है, दाऊ मीन्स तुम्हारी, साइलेंट फॉर्म क्या करती है? टीस अस, हमें परेशान करती है। टीस अस, साइलेंट फॉर्म तुम्हारी क्या करती है? टीस अस, हमें परेशान करती है। आउट ऑफ थॉट, तुम्हारा जो आउट ऑफ थॉट का मतलब है समझ से परे होना, समझ न पाना। मतलब तुम्हारी जो शांत ये फॉर्म है, इस पर क्या बना है क्या नहीं बना है, ये हमारी समझ से परे है, ये हमें क्या कर रही है? परेशान कर रही है। एज डोथ इटर्निटी, जैसा कि हमें इटर्निटी परेशान करती है। इटर्निटी होती है भगवान के रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। जिस तरह से हम भगवान को नहीं समझ पाते, इसी तरह से क्या है? एज मीन्स के रूप में, की तरह। तो तुम भी क्या कर रहे हो? टीस अस आउट ऑफ थॉट, तुम भी हमें क्या कर रहे हो? आउट ऑफ थॉट लग रहे हो, तुम भी हमें परेशान कर रहे हो, तुम्हें भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। कोल्ड पेस्टोरल, तुम क्या लग रहे हो? हमें कोल्ड पेस्टोरल लग रहे हो। अब कोल्ड पेस्टोरल क्या है? एक कोल्ड और एक हॉट, और पेस्टोरल होता है रूरल एरिया। रूरल एरिया जहाँ पर मनुष्य रह रहे हैं तो वो तो हो गया हीट पेस्टोरल, और जहाँ पर मनुष्य ही नहीं है तो वहाँ पर क्या हो गया? कोल्ड हो गया। तो जीवन का जो सेंस होता है गर्माहट से होता है, और जब मृत्यु का सेंस होता है वह कोल्ड से होता है। तो यहाँ तुम हमें क्या लग रहे हो? कोल्ड पेस्टोरल लग रहे हो, ठंडे रूरल एरिया लग रहे हो, यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, निर्जन दिखाई दे रहा है। आगे चलेंगे। वैन ओल्ड एज विल दिस जनरेशन वेस्ट, वैन जब, ओल्ड एज, सेल दिस जनरेशन, इस जनरेशन को वेस्ट कर देगी। जब ओल्ड एज क्या करेगी? इस जनरेशन को वेस्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी, मतलब ये जनरेशन भी वेस्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, हम चले जाएंगे, मर जाएंगे। बट लेकिन दाउ साल्ट रिमेन, लेकिन तुम बिल्कुल इसी रूप में साल्ट बने हुए हो ना, जैसे कि तैसे। दाउ साल्ट रिमेन, तुम साल्ट के, ऐसे के साल्ट ही बने रहोगे, मतलब जैसे बने हो वैसे ही बने रहोगे। इन मिडिस्ट ऑफ अदर बो, दूसरों, मिडिस्ट मीन्स मध्य में, ऑफ अदर बो मीन्स अन्य के दुखों में, मतलब तुम सबके दुखों में यूं ही के यूं ही बने रहोगे, लेकिन जनरेशन एक के बाद एक चली जाएगी।
मतलब पोइट का कहने का मतलब है हम सब तो चले जाएंगे, मतलब हमारे पहले कोई जनरेशन थी वो भी चली गई, अब हम हैं हम भी चले जाएंगे, आगे आने वाली जनरेशन होगी वो भी चली जाएगी, बट लेकिन तुम क्या करोगे, दाउ साल्ट रिमेन, तुम बने रहोगे मिडिस्ट ऑफ अदर वो, अन्यों के दुखों में। मतलब क्योंकि वो पॉट है भाई, वो न तो मरेगा, तो तुम जैसे हो वैसे ही हमेशा बने रहोगे। देन अवर्स ए फ्रेंड टू ए मैन, देन जो से अवर्स, जो क्या हो, हमसे भी अधिक हो, तुम बेटर हो। ए फ्रेंड टू मैन, तुम कौन हो, एक मित्र हो, टू मैन, एक आदमी का, टू हुम, जिसको, दाउ, तुम, सेस्ट, कह सकते हो, ब्यूटी इज ट्रुथ। अब वो क्या रहा, तुम एक आदमी का मित्र हो, यहाँ से फिर से देखेंगे, ए फ्रेंड टू ए मैन, एक आदमी का फ्रेंड हो तुम, जिसको तुम बता सकते हो, बताते हो, क्या बताते हो, ब्यूटी इज ट्रुथ, और ट्रुथ ब्यूटी। सुंदरता ही सत्य है, ब्यूटी में सुंदरता, इज मी सेड, ट्रुथ में सत्य, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। ठीक है, दैट इज ऑल, यही सब कुछ है, जो कुछ है वो यही है, सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है। ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, ये तुम नो जानते हो, ऑन अर्थ पृथ्वी पर, पृथ्वी पर तुम जानते हो, एंड और ऑल सब कुछ, ये तुम्हें नीड आवश्यकता है, टू नो जानने की, और पृथ्वी पर तुम्हें ये सब जानने की आवश्यकता है। कौन, पोइट कह रहा है पॉट से, ठीक है, तो आदमी से कह रहा है कि तुम आदमी के मित्र हो, और आदमी को तुम बता सकते हो कि तुम क्या बता सकते हो, कि सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य, और सत्य ही सुंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी पोएम कंप्लीट हो जाती है। तो आपको प्रत्येक पोएम, प्रत्येक यूनिट को बहुत ही डीप एंड वाइड पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका पेपर ऑप्शनल आएगा, और ऑप्शनल पेपर को क्लियर करने के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट को डीप एंड वाइड पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से वो क्या बना दे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में आई होगी। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ मिलूँगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।